मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय का आपको विश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। हम हमारी डेली लाइफ के अंदर रोजाना देखते हैं कि जो प्लांट्स की रूट्स होती है, ठीक है, वो किस तरीके से रूट से लीफ तक किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट करती है। जबकि कुछ प्लांट्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल कि हमारे घर के अंदर 3 मंजिला मकान हो, 4 मंजिला मकान हो, तो पानी चलाने के लिए मोटर की जरूरत होती है। मगर प्लांट्स के अंदर रूट्स किस तरीके से रूट से लीफ तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज को जब वाटर के अंदर रखा जाता है तो आरबीसी ब्रस्ट क्यों हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात, कार का जो रेडिएटर होता है उसका टेम्परेचर 0 से भी लेस देन होता है। तो ऐसी कंडीशंस में कार के अंदर वाटर जो है वो फ्रीज क्यों नहीं होता। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए सॉल्यूशंस में हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हम ये डिस्कस कर लें, ठीक है, कि कोई एक स्कूल है, उस स्कूल का अमाउंट ऑफ मनी इज डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उस स्कूल के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उस स्कूल की अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। मगर क्या ये बात पर डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने लड़के हैं, उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, कितने इंटेलिजेंस है, कितने गोरे बच्चे हैं, कितने काले बच्चे हैं, कितने लंबे बच्चे हैं, कितने बोने बच्चे हैं। इन बात से स्कूल के अकाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अकाउंट में अमाउंट ऑफ मनी ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो उस स्कूल का अमाउंट ऑफ मनी कम होगा, ठीक है। ना कि कितने लड़के हैं, ना कि कितनी लड़कियां हैं, इन बातों पर डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से जो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, द property of a solution which depend on a number of particles, ठीक है। किस पर डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स do not depend on a nature of particles के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, क्वांटिटी पर डिपेंड करे, क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी। जितना ज्यादा क्वांटिटी हो, ठीक है, क्वालिटी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which depend on a number of particles do not depend on the nature of particles is called कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दोबारा एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन which depend on a number of particles do not depend on the nature of particles। 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर, जिसको हम शो करेंगे डेल्टा T से। दूसरा हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। तीसरा जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो होगी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम शो करेंगे डेल्टा T से। और जो नेक्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स को हम शो करेंगे डेल्टा Tf से। तो ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुई, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मगर इन सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझने से पहले हमको कुछ टर्म समझना पड़ेगा, जैसे वेपर प्रेशर हुआ, राउल्स का लॉ हुआ। राउल्स के लॉ के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट हुआ एंड वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट हुआ। तो इन सारी टर्म्स को जब हम समझेंगे तब जाकर हमको इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फर्स्ट हम पहले डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर्स पर। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर्स के ऊपर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करें तो हमने एक आइसोथर्मल जार ले लिया। ठीक है, आइसोथर्मल जार। आइसोथर्मल जार का मीनिंग होता है जिसमें केवल हीट का एक्सचेंज हो, मटेरियल का एक्सचेंज ना हो। इसके अंदर हमने एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर हमने लिया वाटर। इसके अंदर हमने लिया वाटर। अब ये जो आइसोथर्मल सिस्टम है ये एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, धीरे 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 हीट को एब्सॉर्ब करेगा। जैसे ही हीट से एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो लिक्विड्स है इस लिक्विड्स की वेपर्स बनेगी। मगर 4 क्लोज से लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। मगर ये जो वेपर्स है इसको कूल होने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वेपर्स है जैसे जैसे अमाउंट ऑफ हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगी। मगर धीरे धीरे बाद में यही वेपर्स अपना टेम्परेचर लॉस कर कूल कर ये वेपर्स वापस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। वेपर्स कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। इस तरीके से वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए। रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए तो वहां एस्टैब्लिश हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और इन दिस इक्विलिब्रियम वेपर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करे वो कहलाता है वेपर प्रेशर। अब देखिए हम डेफिनेशन करें तो एक इक्विलिब्रियम, द वेपर exert a
लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड। हम ये कहेंगे कि यदि लिक्विड और लिक्विड के बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, लिक्विड और लिक्विड के बीच वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लिक्विड और लिक्विड के बीच में जब वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। उनको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसे कंडीशंस में ऐसे लिक्विड जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, उनकी वेपर्स ज्यादा बनेगी, उनकी वेपर्स मोर होगी। मगर जिन लिक्विड के या जिन भी लिक्विड्स के बीच में यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसी कंडीशंस में हम ये कहेंगे कि उसकी वेपर्स कम बनेगी। तो लिक्विड में वेपर का बनना डिपेंड करता है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, वेपर कम बनेगी। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ऐसी कंडीशंस पे एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी और वेपर्स ज्यादा बनेगी। दूसरी बात करें कि टेम्परेचर, ये तो क्लियर ही है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितने भी लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उनकी काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेगी, मोशन बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, रैंडम मोशन होगा और लिक्विड के पार्टिकल्स इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले हम लोग बात करें कि वोलेटाइल का क्या मीनिंग होता है और नॉन वोलेटाइल का क्या मीनिंग होता है। तो वोलेटाइल का मीनिंग होता है जिसकी वेपर्स फॉर्म हो, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे केरोसिन, जैसे वाटर। तो इन सब की क्या होती है, वेपर्स फॉर्म होती है। तो जिनकी वेपर्स फॉर्म हो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वोलेटाइल। और जिसकी वेपर्स फॉर्म नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल। जैसे कोई भी आप सॉलिड सब्सटेंस ले लीजिए, जैसे शुगर, जैसे नमक। तो क्या शुगर और नमक की वेपर बनती है? तो हम कहेंगे कि नहीं। तो ऐसे कंडीशंस को कहा जाता है कि ये क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जिसकी वेपर बने वो वोलेटाइल और जिसकी वेपर्स फॉर्म ना हो उनको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किसी भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को जब वोलेटाइल सब्सटेंस में ऐड किया जाए तो क्या होता है, और वोलेटाइल सब्सटेंस को वोलेटाइल सब्सटेंस में ऐड किया जाए तो क्या होगा। इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसको कहा जाता है राउल्स का लॉ। ठीक है, राउल्स का लॉ दो कंडीशंस पर अप्लाई है। जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। दूसरी कंडीशन, जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। तो दो कंडीशंस पर राउल्स का लॉ एप्लीकेबल होगा। नॉन वोलेटाइल solute containing volatile solvent कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किया जाए
नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स फॉर्म ना होती हो, और वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर्स फॉर्म होती हो। तो हम एक एग्जांपल लें कि ये हमारा एक आइसोथर्मल सिस्टम है, ठीक है, आइसोथर्मल सिस्टम जिसमें हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें वाटर जो है ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। इस वाटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। इस वाटर के अंदर हमने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब जिसकी वेपर्स न बनती हो। तो जितने भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो हल्के होने की वजह से कहाँ आकर बैठ जाएंगे, सरफेस पर, ठीक है। तो ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट की सरफेस पर आकर बैठ गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी तो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा। मगर हम यदि कहें कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के सम के इक्वल होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के सम के इक्वल होगा। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है और सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेगी, खुद की तो नहीं बनेगी, मगर जिस सॉल्वेंट की वेपर्स बनती है उसकी सरफेस पर बैठने की वजह से वो प्योर सॉल्वेंट की वेपर्स भी बनने नहीं देगा। दोबारा समझ लो कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, मगर सॉल्वेंट की सरफेस पर सॉल्यूट सेटल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कोई वेपर्स फॉर्म नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो सॉल्यूट है उसकी तो वेपर बन नहीं रही है, मगर वो सॉल्वेंट्स की भी वेपर्स बनने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ हम कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के सम के इक्वल होता। मगर यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, इसकी वेपर्स नहीं बनेगी, तो इसका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉल्वेंट की सरफेस पर कौन सेटल डाउन हो चुका है? सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटेट हो चुका है, जिसकी वेपर्स नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से भी कम होगा, ठीक है। तो जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल समझने के लिए समझे इसको कि मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी पापा और मम्मी के गिवन अमाउंट पर डिपेंड करती है। कोई एक स्टूडेंट है जिसकी पॉकेट मनी पापा और मम्मी के गिवन अमाउंट पर क्या करती है? डिपेंड करती है।
अब मैं ये कहूं कि मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, मम्मी जनरली कौन है, हाउसवाइफ है, तो ये स्टूडेंट्स के पॉकेट मनी में मम्मी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मम्मी तो हाउसवाइफ है, वो कुछ भी नहीं दे पाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में ये स्टूडेंट्स का जो पॉकेट मनी है वो किस पर डिपेंड करेगा, पापा पर। मगर यदि मम्मी ने ये कह दिया कि इसको इतना ज्यादा अमाउंट मत दीजिए, ये बिगड़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस पे पापा क्या करेंगे, आपका पॉकेट मनी जो देना चाहिए उससे भी कम कर देंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी है, स्टूडेंट्स का क्या है, पॉकेट मनी, जिसमें मम्मी का पहले ही कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मगर अब पापा भी उसमें क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। ये जो कमी हुई, ये जो क्या हुई, कमी, यदि ऐसा ही सेम कमी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर्स में भी होगी, जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, और इस कमी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में ऐड करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर राउल्स ने अपना लॉ दिया है, जिसको कहा जाता है राउल्स लॉ।